दिन करते हैं ज़रा अपोजिशन के प्लान्स क्या हैं और अपोजिशन के जो प्लान्स हैं वो अक्सर डिस्कशन जो होती है रात को अंधेरे में कहीं अकेले अकेले मुलाकातें होती हैं, कहीं खाने खाए जाते हैं, कोई मोहब्बत और इकरार की बातें होती हैं, लेकिन जैसे ही दिन की रोशनी आती है पता नहीं उन सारे प्लान्स को हो क्या जाता है। इन सारे मामलात पे सबसे एक्सपीरियंस इस्लामाबाद पिंडी की जानने वाले साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत का। लाहौर से इलेक्ट हुआ जी, इलेक्ट लाहौर की सियासत करता हूँ। इसको आपने यहीं से डिसोन कर दिया खानों को। कोई खाने शाने चल रहे खाना नहीं खाया। अभी बिलावल साहब ने बुलाया था, उनके साथ खाना खा रहा था तो आपकी कमिटमेंट याद आ गई, यहाँ पे आ गया। वेरी काइंड ऑफ यू। वो तो आप हमेशा कमिटमेंट का। एक शेख रशीद साहब ने, उनकी भी मुलाकातें हो रही हैं शहबाज शरीफ साहब से, बिलावल साहब से, और क्या कहा उन्होंने, आइए नाज़रीन देखते हैं। कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की। शाम मेरी मुलाकात हुई है दोनों से, बिलावल से भी और शहबाज शरीफ से। सो सब पुरबाश है, सब पुरबाश है। पुरबाश होना चाहिए। हमने तो देखे, हमने तो हमेशा असूल की बात की है। फैटेफ के बिल्स 14 थे, 7 हमारी मेजर अमेंडमेंट से पास हुए। लेकिन एंटी टेररिज्म वाले और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे तो आपके एतराजात थे जी। एंटी टेररिज्म के 3 बिल थे, 2 हमने पास कर दिए, बिल्कुल हो गए। ठीक है। इस तीसरे में सुबह बिल आया, असेंबली में पास हुआ, दोपहर को सेनेट में चला गया। उन्होंने कहा यार देखने तो दे बिल है क्या, इतना तो सब्र कर लेना। और वो बिल हमें मुतासर नहीं करता, वो पूरे पाकिस्तान को मुतासर करता है कि जो काम हम पहले इलीगली करते। साहब तो कहें आप अपने लिए एनआरओ मांग रहे हैं, बाकी लोगों को कैसे मुतासिर करता है? मैं बिल कभी को पढ़ा नहीं है, उनको ना अंदाजा है कि बिल में क्या था। मैंने बताया ना, 2 बिल पास हुए बगैर अमेंडमेंट के, 2 हमने रिजेक्ट किया। हुकूमत ने कबूल किया कि आपकी बात ठीक है, रिजेक्ट हो गए, वो खत्म हो गए। 7 हमारी मेजर अमेंडमेंट के साथ पास हुए, ये हो गए 11। वक्फ का बिल था, उसमें कोई मसला नहीं था कल, वो 12 हो गए। एक एंटी टेररिज्म एक्ट का बिल था जिसमें इजाजत दी गई है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कि वो पाकिस्तान के किसी शख्स के टेलीफोन टैप कर सके, घर टैप कर सके, उसका पीछा कर सके, उसके कंप्यूटर को हैक कर सके। ये अब लीगलाइज हो गया, पहले इलीगली काम होता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये लीगल है। आप ये तो वो वाले चार्जेस हैं जिसमें माजी में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमतें भी फारिग की कि ये इलीगल काम है, आज से ये सारे काम लीगल हो गए। ये लीगल हो गए। ये गलत बिल था। हमने यही कहा कि इस पे कोई कदगन लगाएं। ये इतना ओपन नहीं होना चाहिए कि आपने एक मजिस्ट्रेट से परमिशन ली और शुरू हो गए और 60 दिन का किया, फिर 60 दिन का किया, फिर और बहाना लगा लिया। ये गलत बिल है। देखिए, बिल्स हमेशा पार्लियामेंट इसीलिए होती है डिस्कस करें, अपना हम राय देते, वो बात सुनते, वो कहते नहीं ये ठीक। और ये 7 बिलों में हुआ। इतनी मेजर अमेंडमेंट्स हैं, जैसे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल था, कंप्लीटली शक्ल बदल गई। कोऑपरेटिव का बिल शक्ल बदल गई। तो सिर्फ बात, जरा हुकूमत को थोड़ा तहम्मुल से काम लेना चाहिए, बात सुने। अब आपने पार्लियामान में देखा कि बात करने की इजाजत नहीं है। तो स्पीकर साहब कहते हैं कि जनाब जब जिसने मोशन अमेंडमेंट ही मूव नहीं की वो कैसे बात करेगा? लीडर तो अपोजिशन हर वक्त बात कर सकता है, और जब आप चैलेंज कर दें वोट को तो उसका काउंट होना जरूरी होता है। आपके बारे में कहा, आपको बुलाते रहे, आप आए? मैंने बोला, मैंने कल वहां बोला, और मैंने यही बोला, मैंने कहा जी यहाँ तो शोर शराबा है, आप लीडर्स अपोजिशन बात करना चाहते हैं, बात सुन लें, कोई ऐसी बात नहीं है। और मैंने कहा कि पहले जनरल डिस्कशन होनी चाहिए बिल के ऊपर कि बिल है क्या, उसके बाद अमेंडमेंट्स मूव होती हैं। ये पार्लियामान की कुछ रवायात हैं, कुछ रूल्स हैं, आप उनको पामाल नहीं कर सकते। वॉकआउट क्यों किया? क्या ये एग्रीमेंट था कि हमारे इतने लोग सुलेमानी टोपी पहन के गायब हो जाएंगे, जैसे सेनेट इलेक्शन था और बिल पास हो जाएगा, हुकूमत खुद करवा ले और फिर हम वॉकआउट कर जाएंगे? ये डिनर्स वगैरह पे एग्री हो गया था? सुलेमानी टोपी दोनों तरफ थी। आप अगर वोट करवा लेते ना, वोट अगर होता, और किसने पहना, ये लंबी कहानी है, मैं हमेशा कहता हूं तारीख का हिस्सा चलने दें। वोट हमने बार बार कहा, हर बिल को, हर शिक को आप चैलेंज कर सकते हैं, उसमें वोट होना लाजमी होता है। और स्पीकर चाहे तो डिवीजन भी करवा सकता है। डिवीजन करवाते फिर आपको सही पता चलता है कि हकीकत क्या है कल की। जो हमने हिसाब लगाया है, ये शायद आगे पीछे 31 मेंबर हमारे नहीं थे, 17-18 उनके नहीं थे, हुकूमत के नहीं थे। अब 31 में से 12 हमारे थे जो नहीं मौजूद थे। उनमें से 5 के उज़र ठीक है, आपने खुद मुझे ज़ाती तौर पर उनका पता है कि उनका उज़र ठीक है। 7 को जवाब देना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं थे। जवाब किस? नहीं, जवाब ये देंगे कि हम क्यों नहीं आए असेंबली में। देखे ना, ये आम लोग नहीं है, सेनेटर है, MNAs हैं, शो कॉज नोटिस इशू होंगे। उसमें एक मसला है कि रात के पिछले 2 हफ्ते से लोग इंतजार कर रहे थे कि
जॉइंट सिटिंग आएगी। कल रात 10 बजे ऐलान हुआ जी जॉइंट सिटिंग है 4 बजे, पहुंचना भी मुश्किल होता है। अब लोगों के उधर सुन लेंगे। बात ये नहीं है, बात जमहूरियत की है, बात पार्लियामान की रवायात और रूल्स की है। उनको पामाल करने का क्या मकसद है? अगर हुकूमत इतनी मुस्तहकम थी, इतनी कॉन्फिडेंट थी, तो डिवीजन करवाती हाउस में। ये रूल्स में है, स्पीकर का इख्तियार है, स्पीकर ने बोलने नहीं दिया। लेकिन आपके लोग तो खुद काउंटिंग भी कर रहे थे और बंदे जब फर्स्ट काउंटिंग हुई आपके लोगों ने कहा कि जी नंबर पूरे हैं, शायद वो फुटेज में हम देख रहे थे। नहीं, वो नंबर पूरे नहीं। देखिए, हमने जो वहां काउंट करना बड़ा मुश्किल होता है। हमने जो काउंट किया हमारे हिसाब से, मैं ये कोई दावा नहीं कर रहा कि ये दुरुस्त है, हमारे हिसाब से हमारे 190 थे, हुकूमत के 187 थे। उसके बाद भी लोग आए हैं, इसीलिए हमने बार बार कहा कि वोट करवाएं, फिर से वोट उस सीट पर नहीं। तो 200 अनाउंस हुए थे जी, हमारे हिसाब से 187 थे। तो हम यही चाहते थे कि जब अगला अमेंडमेंट आई उस पर भी वोटिंग करा लें। हर शिक पर वोट जब चैलेंज हो जाए, वॉइस वोट, तो वोट कराना लाजमी होता है। स्पीकर साहब ने कोई वोट नहीं कराई, हमने एहतजाज किया, लीडर अपोजिशन उठे, इजाजत नहीं दी। हम तो मजबूर होकर हाउस से बाहर गए कि अब हुकूमत ने फैसला किया है कि पार्लियामान को नहीं चलने देना। अच्छा, अगर ये लेजिस्लेशन, इसको फिर आप चैलेंज करेंगे किसी फोरम पे, लीगल फोरम पे? लेजिस्लेशन, देखिए लेजिस्लेशन मेरा ख्याल है कि ये चैलेंज होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और हमें इसको करना पड़ेगा। दूसरा जो बिल था उसमें जो अमेंडमेंट्स थी, किसी बिल में जी किसी बिल में कोई फायदा किसी अपोजिशन के मेंबर को या किसी सियासतदान को नहीं था। ये एक बिल्कुल गलत तासुर। प्राइम मिनिस्टर जब बात करता है सोच समझ के बात करनी चाहिए। शेख साहब जो कह रहे हैं, मेरी कल इनसे मुलाकात हुई है, बिलावल साहब से भी और शहबाज शरीफ साहब से। कल आप भी उसी डिनर पे मौजूद थे? कहाँ है मुलाकात? मैं वही तो आपसे जानना। मैं तो कल रात को घर पे खाना खाया। अच्छा, आपको नहीं बुलाया गया डिनर पे? कौन से डिनर पे? नहीं, कि शेख रशीद साहब जिस डिनर पे, शेख रशीद साहब दिया होगा। अब ये पता नहीं, शेख साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी तो पिंडी बनती है, वो हो सकता है पिंडी में उन्होंने रेलवे के किसी डब्बे पे दिया हो, मुझे नहीं पता। रेलवे के मिनिस्टर अपना काम करे, उसका क्या काम है बिलावल साहब से मिलना है या शहबाज साहब से मिलना? अच्छा चले, इसको छोड़ते हैं डिनर की बात, क्योंकि डिनर तो चलते ही रहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरपर्सन, वो कह रहे हैं धमकी दी गई है एक इदारे से। अब पता नहीं ये चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बता सकते हैं, लेकिन हो सकता है नून लीग के साथ भी ये वाक़या हो, तो इसलिए मैं ये चलाना चाह रहा हूँ कि क्या कहा और किस तरह से ये लेजिस्लेशन के हवाले से बात की चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। आइए देखते हैं। 19th अमेंडमेंट में 100% एग्री करता हूं। जबरदस्ती हमारा पार्लियामेंट से पास करवाया गया और एक इदारा की तरफ से एक साफ धमकी दी गई। धमकी ये था कि आपका 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, आपका इस्लामी वफाकी पार्लियामानी निजाम जो इस मुल्क को जोड़ता है, उसको हम उड़ा के रख देंगे। अगर कानून साजी जोर और धमकी से किया जाएगा तो उस कानून साजी का कोई मुस्तकबिल नहीं है, उस पार्लियामान के कोई मुस्तकबिल नहीं है। शाहिद खाकाना भाई साहब, ये धमकी किस इदारे ने दी है? किसी डिनर पे दी है, कोई फोन कॉल आई है, किसी मुलाकात में हुई है, कोई खुफिया मुलाकात थी, और क्या आपकी जमात को भी धमकियां आई हैं? नहीं, ये बिलावल साहब ही बताएंगे कि किस धमकी का जिक्र किया उन्होंने, मुझे स्केल में नहीं है। दोबारा मुझे पता होता नहीं, बड़ा पर्टिकुलर अगर आपने पहले सुनाया होता तो मैं भी उनके साथ खाने पे था, उनसे पूछ लेता। चले, अभी आप वापस शायद खाने पे जाएंगे। अगर इजाजत दें तो मैं जाके पूछ के आता हूं। नहीं, मैं दोबारा सुना देता हूँ, आप गौर से सुन लें क्या कह रहे हैं। मैंने सुना है। अच्छा, तो आप लोगों के साथ, नून लीग के साथ तो ऐसा मामला नहीं हुआ? नहीं, कोई धमकी मुझे नहीं पता किस धमकी की बात करें। धमकियां आती रहती हैं, धमकी तो फिर आजम रोज धमकी देता है। कल भी उन्होंने धमकी दी, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं फलाना कर दूंगा। तो हमें तो धमकियां मिलती रहा, हमारा काम है धमकियां बर्दाश्त करना। अच्छा, एपीसी का आपका एजेंडा क्या होगा? इन धमकियों का आप जवाब कैसे देंगे? देखिए, धमकियों का जवाब अवाम की ताकत से आता है। आज हुकूमत जो है अवाम की ताकत खो चुकी है। जिस तरह भी वो आए थे, सिलेक्टेड होकर आए, जैसे भी आए, आज इस मुल्क की अक्सरियत ये चाहती है कि हुकूमत घर जाए। ये आप भी शायद नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ये हकीकत है कि आज इस मुल्क की अक्सरियत, हमसे हर आदमी सवाल करता है कब जान छुड़ाएंगे, कब जान छुड़ाएंगे। हम कहते हैं हमसे गलती होगी, हमने वोट डाल दिया। बहरहाल ये अब हम पे लाजिम है। ये पहली दफा मैंने देखा है कि लोग अपोजिशन को देख रहे हैं। आप भी मुझसे गिला कर रहे हैं कि जो अपोजिशन ने सुलेमानी टोपी पहन ली। नहीं, आपने कहा आपने सुलेमानी टोपी पहन ली, अपोजिशन ने ये कर दिया, तो हकीकत बयान। अब आप एपीसी का पूछ रहे हैं कि जी इस दफा कोई सीरियस है। एपीसी लास्ट टाइम भी हुई थी, उसके असरात मिले,
उससे यकीनन मैं समझता हूं कि उसके जो असरात थे वो नाकाफ़ी रहे। लेकिन अब मेरा ख्याल है तमाम जमातें मुत्तफिक हैं कि जो रवैया हुकूमत का है, जो कारकर्दगी हुकूमत की है, जो तरीका हुकूमत ने अपनाया है, जो सोच है, उसके खिलाफ हमें खड़ा होकर इनको घर भेजना है। अच्छा, पब्लिक को मोबिलाइज करना है, पार्लियामान को इस्तेमाल करना है, इत्तेहादी जमातों से राब्ते करने हैं। इस्तीफों का भी ऑप्शन है कोई? बिल्कुल, इस्तीफे हमेशा एक ऑप्शन रहते हैं, मेरी नजर में हमेशा आखिरी ऑप्शन। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तो पहली डिमांड भी जी इस्तीफे की बिल्कुल, थी। उनकी बात जो पहले दिन जब ये पार्लियामान शुरू हुआ 18 में, तो यही थी कि ये एक धांधली हुई है इलेक्शन में। आज भी उन्होंने बड़े सख्त तरीके से कहा है कि धांधली हुई है इलेक्शन में और पार्लियामान में मत जाया जाए, आप मत ओथ लें। बहरहाल पीपल्स पार्टी PMLN ने फैसला किया कि जमहूरी अमल के लिए हम इसमें हिस्सा लेते हैं। अब भी जमहूरी अमल का हिस्सा रहेंगे आप? हमने लिया, और मैं आपको हकीकत से कहता हूं, मुझे कम से कम मायूसी हुई है। अगर हुकूमत का रवैया पार्लियामान को चलाने का होता, जमहूरी होता, इस मुल्क के हक में कारकर्दगी होती, तो मैं तो सबसे पहला आदमी कहे जी 5 साल मुकम्मल करें, 5 साल मुकम्मल करें। लेकिन आज हमेशा कहता हूं, हर लम्हा इस हुकूमत का मुल्क पर भारी है। अच्छा, APC के हवाले से हुकूमत आज भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है, और बल्कि शेख रशीद साहब की जो किताब आई है उसमें वो अक्सर बताते भी हैं, लिखा भी है कि जो वो बयानात देते हैं उसके पीछे भी एक बड़ी कहानी होती है, किस वजह से वो बयानात देते हैं। और ये बयान APC के हवाले से भी उन्होंने आज दिया है कि APC में क्या होगा। नाज़रीन, आइए देखते हैं। 20 तारीख को अपोजिशन अपने से बड़ा कोई फैसला नहीं करेगी, ना वो कर सकती है। कोई बड़ा फैसला नहीं करेगी, ना वो कर सकती है अपोजिशन। रेलवे चलाएं जी, मेरा ये मशवरा होगा। मेरा ये मशवरा है कि रेलवे नहीं चलनी जब तक ये आदमी वहां बैठा होगा। खसारे की जो लिमिट आ रही है, फिगर्स आ रही हैं, वो अपनी जगह, लेकिन एक जो सियासत के हवाले से शेख रशीद साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि जब मैं बयानात देता हूं तो उसके पीछे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है, मैसेजिंग होती है, जो कि कभी कभी कहा जाता है कि ये मैसेज दे दो। कौन कहता है? वह हवाई फायर नहीं करते, कहते मैं हवाई फायर नहीं करता। काफी हवाई फायर भी यहाँ लोग सारे हवाई फायर करते हैं। ये तो पूरी हुकूमत ही हवाई फायर करती है और रोज करती है। APC से कोई बड़े ऐलान की लोग तवक्को रखें? जी बिल्कुल, बड़ा ऐलान यही है कि अपोजिशन मुतहद है, उसका एक मुतफिका लाएमल है, उस पर वो चलेगी। हम मुल्क में जमहूरियत डिरेल नहीं करना चाहते, आइन के अंदर रहेंगे, अवाम को मोबिलाइज करेंगे, फैसला अवाम को देंगे। अवाम आज चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुने, हुकूमत से मायूस है। हुकूमत ने जो महंगाई का बोझ डाला है, जो बेरोजगारी डाली है, जो मईशत को तबाह किया है, हर आदमी आज मायूस है, हर आदमी तंग है। मुझे बताएं कि ये बिजली के बिल इतने यहां पर कैसे पहुंचे, गैस के बिल कैसे पहुंचे, आटा 75 रुपए का कैसे है, चीनी 110 की कैसे है? इसके जवाब हैं किसी के पास? आप अपोजिशन गालियां निकाल कर तो हुकूमत नहीं चला सकते ना। तो ये बड़ी संजीदा बातें हैं, इनको संजीदगी से। मैं हमेशा कहता हूं सियासत कोई सर्कस नहीं है कि हर रोज एक तमाशा लगेगा। ये सर्कस आज वजीरों ने सर्कस लगाई हुई है। एक वजीर से अपना काम तो होता नहीं है, सियासी पेशन गोइयों से ले लें। ये कोई बातें हैं? आप अपना काम करें, दिखाएं कि मैं अपने महकमे में काम कर रहा हूं, मैंने बेहतरी लाई है, अवाम को मुश्किल से निकाला है, अवाम की बेहतरी की है, उसकी कोई बात ही नहीं है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट, वो कह रहे हैं तमाम इंडिकेटर्स बढ़ रहे हैं, रेमिटेंसेस मुल्क में रिकॉर्ड आ रही हैं, पिछले महीने भी काफ़ी ज़्यादा आई, इस साल भी काफ़ी, इस महीने भी काफ़ी ज़्यादा आई, और कह रहे हैं सारे इंडिकेटर्स बड़े पॉजिटिव होते जा रहे हैं। तो फिर मुल्क में महंगाई क्यों हो रही है? मुल्क में तरक्की क्यों नहीं हो रही? मुल्क की प्रेडिक्शंस क्या है? देखिए, ये बातें बड़ी अजीब अजीब बातें। मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जब बात करता है, बड़ी नाप तोल के बात करनी चाहिए। ये इधर से एक लफ्ज़ पढ़ लिया, वो बोल दिया, इधर से एक और पढ़ा, वो बोल दिया, इसकी बात सुन ली, वो कह दी। इस तरह वज़ीर-ए-आज़म नहीं एक्ट करते। जब मौलाना फजलुर रहमान साहब को अब एतमाद आ गया PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, और कुछ अश्योरेंसेस वो मांग रहे थे कि इस दफ़ा कोई बैक हैंड डील्स नहीं करेंगे। देखिए, इन राइटिंग कुछ मांगा उन्होंने? बैक हैंड डील्स कभी भी नहीं हुई। हमारा हमेशा एक मौक़िफ़ रहा है, उसमें कभी मौलाना साहब ने इत्तफाक किया है, कभी इख्तलाफ किया है, कभी हमने उनसे इत्तफाक किया है, कभी इख्तलाफ किया है। इसीलिए APC है कि यहाँ से मुतफ़िका लाएमल बनकर अब अपोजिशन आगे चले। तो इन राइटिंग राना सनाउल्लाह साहब ने कंफर्म किया था कि उन्होंने कोई डिमांड रखी थी, तो इन राइटिंग ही इस दफ़ा मुआहिदा होगा? इन राइटिंग कभी सियासत में नहीं होती, वो एक कहने की बात होती है और इन राइटिंग नहीं होती। लेकिन जब एक जबान नहीं, चार्ट डेमोक्रेसी तो वो तो एक दिखाने के लिए था ना कि ये हमने एक मुल्क के मुफाद में एक फैसला किया है। APC से जो निकलेगा उसमें उसके कई पहलू मेरे ख्याल में होंगे। एक जो रिफॉर्मेशन होगी,
डेमोक्रेसी के साथ, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के साथ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ, सूबों के हकूक़ के साथ, वो उसमें एक रीअफर्मेशन भी होगी। उसमें हुकूमत की नाकामी की भी जिक्र होगा कि हम क्यों आज अवाम की तरफ जा रहे हैं, क्यों हम अवाम को मोबिलाइज करना चाहते हैं। उसकी वजूहत हैं। अवाम चाहते हैं कि आज वो सड़क पर आए, अपने बात करें, उनकी बात सुनी जाए। पार्लियामान में तो नहीं सुनी गई, हुकूमत ने तो नहीं सुनी, हुकूमत तो उन पर और महंगाई का बोझ डाल दिया, बेरोजगारी डाल दी। तो आज लोग चाहते हैं कि ये जो तब्दीली आई थी, इस तब्दीली को तब्दील किया जाए। और जब भी ऐसे हालात पैदा हो, एक ही हल होता है, और वो आप असेंबली के अंदर भी कोशिश कर लें, आप सड़क पे भी कोशिश कर लें, और हल, मुस्तकिल हल जो है वो नए इलेक्शन की सूरत में आता है। आप नए इलेक्शन का मुतालबा होगा आपका, और इसके लिए आप जल्द से जुलूस लोगों को मोबिलाइज करके स्ट्रीट्स पे भी आएंगे? नहीं, नया इलेक्शन भी एक ऑप्शन है, इस्तीफे भी एक ऑप्शन है, असेंबली के अंदर भी जो चेंज है वो भी एक ऑप्शन है। मतलब यह है कि अवाम को रिलीफ दी जाए जिस तरीके से मिले। शायद खाकान भाई साहब सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियंस में से हैं, अपनी जमात में भी आपका एक कद काठ है, स्टेचर है, मुल्क के साबिक वजीर आज़म। कोई एक चीज़ बता दें जो कि APC से आप लेके उठेंगे, एक चीज़। अवाम को रिलीफ, इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम को APC से रिलीफ मिलेगा। और ये रिलीफ लेके कैसे उठेंगे वहाँ से? ये मुतफ़िका लाइमल होगा जो उनको रिलीफ देगा। ये कोई वहां पर रिलीफ का इसका मतलब मौजूदा तो नहीं होगा ना कि 20 को APC है तो 21 को पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। ये एक प्रोसेस शुरू होगा, एक अमल है। ये मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है, लेकिन अब अपोजिशन तैयार है उसके लिए, वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अब अवाम का इम्तिहान है, अपोजिशन ने फैसला कर लिया। अवाम अपनी तकलीफात का हल चाहते हैं, वो समझते हैं कि ये अपोजिशन ही देगी। इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि एक बहुत बेपनाह और एक अनप्रेसिडेंटेड और हिस्टोरिकल रिस्पांस आएगा। राइट, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब के प्रोग्राम के सेगमेंट में शिरकत करने का। नाज़रीन, यहाँ पे एक वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद वफ़ा की